एक बार फिर से मैं आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूँ एक नया बिंदु लेकर के। और मूल रूप से यह बिंदु सीटेट का नहीं है, ये विद्यालय अनुभव कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। जैसे आप इंटर्नशिप वर्क कहते हो कि बालक जब बीएड कर रहे होते हैं प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के दौरान बच्चे विद्यालय में जाते हैं शिक्षण करने के लिए। तो प्रथम वर्ष में जब बालक विद्यालय जाते हैं तो उस दौरान वो अनुभव प्राप्त करते हैं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करने जाते हैं। लेकिन जब छात्र द्वितीय वर्ष के होते हैं तो 4 महीने के लिए जब वो विद्यालय जाते हैं तो शिक्षण करने का काम उनका होता है। तो आज मैं उसी शिक्षण के दौरान शिक्षण की योजना कैसे बनती है और उस योजना के अनुरूप आप 2 टीचिंग सब्जेक्ट से संबंधित पाठ्य योजना पूरी कैसे तैयार करते हो, मैं उससे संबंधित वीडियो लेकर आया हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप पुराने हैं तो दूसरे को चैनल सब्सक्राइब करने का सलाह दें। घंटे वाला बटन निश्चित तौर पर दबाएं ताकि जितनी भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप निश्चित रूप में लाइक करें और कमेंट करें, प्रतिक्रिया दें ताकि मुझे अभी प्रेरणा मिले। यदि कोई कमियां रहे तो हम उसमें सुधार करने का प्रयास करें। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि अभी से पहले मैं ऑब्जर्वेशन सीट के बारे में आप सबको बताया था कि प्रथम वर्ष के बीएड के जो छात्र होते हैं वो विद्यालय जाते हैं तो ऑब्जर्वेशन निरीक्षण जो पत्र होता है, निरीक्षण पुस्तिका जो होती है, उसे कैसे तैयार किया जाता है। आज का जो हमारा वीडियो है ये द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको एक सूचना दे दूं कि हमारा जो ऑनलाइन सीटेट क्लास चलता है, इस ऑनलाइन सीटेट क्लास की जो कक्षा अब शुरू हमारी होने वाली है वो लगभग 10 मार्च से मैं प्रारंभ करूंगा और लगातार चलता रहेगा। जिन भी छात्रों को हमसे इस ऑनलाइन क्लासेस में सीटेट की कक्षाएं करनी हो वो सीधे हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे। और अलग व्हाट्सएप नंबर से क्यों, मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक डाल दूंगा। जिन्हें भी हमारी कक्षा से जुड़ना होगा उस लिंक को टच करते हुए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे और 10 मार्च से हमारी कक्षाएं प्रारंभ होगी सीटेट की फुल सीटेट क्लासेस। अब जिन्हें भी कक्षा करनी हो वो लिंक से जुड़ जाएंगे। और जिस दिन भी 10 मार्च को कक्षाएं होंगी तो आपको फीस के तौर पर 9 मार्च को ही आपको फीस पे करने होंगे। और यदि हमारा डेमो क्लास आपको देखना होगा तो मैं अपने YouTube चैनल पर ही विभिन्न विषयों से कुछ बिंदुओं को, सीटेट के कुछ बिंदुओं को मैंने YouTube चैनल पर पढ़ा रखा है। आप वहां से देख लें, वहां से आप संतुष्ट हो जाए कि आलोक सर कैसा पढ़ाते हैं, क्या सीटेट में वाकई ये बेहतर पढ़ाते हैं, तभी आप हमारी कक्षा में जुड़े। और जुड़ने के बाद जब व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़िएगा और 10 से हमारी कक्षा चलेगी तो उस 10 से चलने वाली कक्षा में गूगल मीट के क्लास में वही छात्र ज्वाइन करेंगे जिन्होंने फीस दे रखा होगा। और यदि मेरे सीटेट की क्लास की सफलता भी जाननी हो तो आप हमारे उन छात्रों से जरूर जाने जो हमारी कक्षा से अभी सीटेट पास करने जा रहे हैं। मात्र 2 महीने की कक्षा में हमारे लगभग 100% छात्र सफल हो रहे हैं। और आने वाली जो 7वीं चरण बिहार में शिक्षक की बहाली होगी उसमें वो सभी छात्र अपीयर हो रहे हैं। अर्थात हमारे अपनी कक्षा के लगभग छात्र अब शिक्षक बनेंगे 7th फेज में। तो आप भी चाहते हैं कि आप भी उस चरण में सम्मिलित हो, आप भी सीटेट घर बैठे पास करो, तो मेरी ऑनलाइन क्लास से आप जुड़ जाए। क्योंकि यदि आपको मार्केट घूमना हो तब तो आप घर से निकल के शहर के किसी ऑफलाइन कोचिंग क्लास में चले जाएं। लेकिन आप चाहते हो कि घर में भी हम बैठे रहे, अन्य आर्थिक क्षति भी हमें नहीं हो और एक बार फीस दे करके हम तब तक पढ़ते रहें घर बैठे जब तक कि हम पास ना कर जाएं, तो आप हमारी ऑनलाइन सीटेट क्लास से जुड़ जाओ। बेहतर क्लास है, जहां पर भी डाउट होगा आपको पूछने की आजादी है। लाइव क्लास में लेता हूं और आप सीधे हमसे जुड़े रहोगे, हमसे डायरेक्टली आप प्रश्न करोगे और मेरा भी प्रयास रहेगा कि मैं आपके प्रत्येक प्रश्नों का जवाब दूं। अब मैं अपने टॉपिक, अपने नए बिंदु की शुरुआत करता हूं जो मूल रूप से बीएड द्वितीय वर्ष के लेसन प्लान से जुड़ा हुआ है।
तो यहाँ लेसन प्लान क्या है मैं इसे समझाने नहीं जा रहा। मूल रूप से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि पाठ्य योजना बनाई कैसे जाती है। बस बनाने की जो पूरी रूपरेखा है ना, मैं उसे ही समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको रूपरेखा ही लिखनी है उस कॉपी में। ये नहीं लिखना है कि पाठ्य योजना है क्या, उसके उद्देश्य क्या है। आपको सिर्फ ये दिखाना है कि आप जब विद्यालय में गए, अब पहले समझिए कि पाठ्य योजना क्या है ये। आप जब विद्यालय जाते हो द्वितीय वर्ष पढ़ाने के लिए, तो द्वितीय वर्ष में पढ़ाने के दौरान एक छात्राध्यापक के तौर पर आप बच्चों के बीच में अपने आप को प्रस्तुत करते हो। अब प्रस्तुत करने से पहले तो आपकी योजना तय होगी ना कि किस बिंदु को हमें पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। तो उसका एक पूरा डेटा आप जो तैयार कर लेते हो ना, जो एक गतिविधि आधारित योजनाएं जो आप निर्मित कर लेते हो ना, वही योजना हमारी पाठ्य योजना है, जिसमें पाठ को विभिन्न भागों में विभाजित कर लेते हो और बच्चों के सामने उसे सहजता से आप प्रस्तुत करते चले जाते हो। हम उसी योजना को यहाँ प्रस्तुत करेंगे, तो मूल रूप से हम आपके सामने उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। तो स्टार्ट हम करते हैं पाठ्य योजना। अब देखिएगा, पाठ्य योजना ये हमारी गाइड है, राष्ट्रीय रमन गाइड कोर्स 3। श्यामा महाविद्यालय में काम करते हुए मैंने कोर्स 3 पढ़ाया था 2019-21 सेशन के छात्रों को, और पूरी कोर्स 3 मैंने कंप्लीट की थी। और उसी में मैंने कोर्स 3 में यूनिट 4 के टॉपिक नंबर 8 में पाठ्य योजना भी पढ़ाया था, जो हमारी गाइड में पेज नंबर 68 पर है। और पाठ्य योजना की जो रूपरेखा है वो हमारी गाइड में पेज नंबर 70 पर है। तो जिन्होंने हमारी गाइड खरीदा है वहां से देख सकते हैं। यहां से मैं समझाने का प्रयास करूंगा, और ध्यान रखिएगा कि मैं जो यहां प्लान बनाऊंगा आपके सामने वो फिजिकल साइंस का होगा। अब फिजिकल साइंस का क्यों होगा? कारण कि मैं जहां काम करता रहा, श्याम स्कूल ऑफ एजुकेशन किरतौल बेगूसराय बिहार में, वहां अधिकांश छात्र फिजिकल साइंस के हुआ करते थे। तो उनकी औसत को मात्रा को देखते हुए और उनकी सहजता को हमने ध्यान में रखते हुए फिजिकल साइंस के ही पाठ्य योजना को बनाया, और उसे ही गाइड में भी मैंने स्थान दिया। लेकिन आप सब कोई भी विषय को हो, किसी भी विषय से आप हो, आपको सिर्फ ये सीखना है कि भौतिक विज्ञान में ही यदि पाठ्य योजना बनाई जा रही है आलोक सर के द्वारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो वो बना कैसे है। बस बनाने के तरीके को आपको समझना है, और किसी भी विषय की पाठ्य योजना आप तैयार कर देंगे। तो हम शुरुआत करते हैं पाठ्य योजना की। तो ध्यान रखिएगा, जब आप पाठ्य योजना तैयार कीजिएगा तो सबसे पहले आपको अपने बारे में लिखना होगा। अपने बारे में लिखने से तात्पर्य है कि आप क्या है, छात्राध्यापक। तो यहाँ लिखना होगा, लेफ्ट साइड में लीजिएगा, लिखिएगा छात्राध्यापक का नाम। तो छात्राध्यापक होगा। छात्राध्यापक से तात्पर्य है कि आप विद्यालय में एक छात्र के तौर पर आते हो और आप अध्यापक के रूप में काम करने जाते हो, इसलिए छात्राध्यापक का नाम होगा। अब यहाँ छात्राध्यापक के नाम में आपका जो भी नाम हो, अब जैसे मैंने अपनी गाइड में स्थान दिया है सूरज को। अब सूरज को क्यों स्थान दिया? क्योंकि मैं जो इस गाइड को तैयार किया, इसे तैयार करने में अहम योगदान सूरज और रूबी का रहा है। तो अधिकांशतः इन्हीं दो बच्चे का नाम हमारी इस पूरी गाइड में आपको मिलता रहेगा। यदि बच्चे का नाम आना होगा तो उन दोनों का नाम ज्यादा आपको बीच बीच में मिलेगा। उदाहरण के तौर पर मैंने उसी छात्र को रख लिया, तो नाम क्या आया? तो सूरज कुमार। तो आप लोगों का जो नाम होगा ना, आप उन नामों को लिख देना। तो यहाँ मैंने लिखा सूरज कुमार, अर्थात छात्राध्यापक कौन है? जो द्वितीय वर्ष में पढ़ाने गए हैं, तो सूरज बाबू, इसलिए सूरज कुमार दिया गया। तत्पश्चात विद्यालय का नाम, यानी विद्यालय के नाम से तात्पर्य है कि आप छात्राध्यापक के तौर पर विद्यालय में, किस विद्यालय में गए, अर्थात आपके महाविद्यालय के द्वारा आपको किस विद्यालय में भेजा गया शिक्षण कार्य करने के लिए, तो उस विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा। जैसे कि सूरज, इनका घर पिपरा है, हाजीपुर पिपरा, जो मेरे गांव के पास में ही है, 5 किलोमीटर आगे, 0 माइल से पहले। तो इनका इंटर्नशिप कार्यक्रम अपने गांव के ही विद्यालय में हुआ था, इसलिए उन्होंने अपने गांव के विद्यालय का नाम लिखा है। तो गाइड में भी मैंने उसी विद्यालय को स्थान दिया है। तो राजकीय कृत उत्क्रमित उच्च विद्यालय लिख देना है, वो अब उच्च विद्यालय हो गया है। तो उत्क्रमित उच्च विद्यालय, और वहाँ का जो नाम होगा तो पिपरा वगैरह जो नाम है, तो पिपरा देवस ऐसा लिख देना है।
तत्पश्चात लेफ्ट साइड में ही अब हमें विषय लिखना है। अब विषय से तात्पर्य है कि एक शिक्षक के तौर पर जब आप कक्षा में शिक्षण का कार्य करने जा रहे हो तो किस विषय का आप शिक्षण कर रहे हो। तो यहाँ विषय के तौर पर हमने रखा क्या, विज्ञान, यानी विज्ञान विषय का शिक्षण छात्र के द्वारा किया गया है। अब अमूमन मान लीजिए आप लोगों के द्वारा हो सकता है कि कोई छात्र होंगे जिन्होंने सामाजिक विज्ञान का किया हो, तो वहां विज्ञान के बजाय वो छात्र लिख देंगे सामाजिक विज्ञान। यानी आप जिस विषय का शिक्षण कर रहे होंगे ना उसी विषय का नाम लिखना है, तो सामाजिक विज्ञान लिख देंगे। तत्पश्चात अब इसके ये विषय है, इसके तहत उप विषय क्या है, तो उप विषय के तौर पर आप विज्ञान आप पढ़ाने गए, विज्ञान में हो सकता है कि किसी ने जीव विज्ञान पढ़ाया होगा, किसी छात्राध्यापक ने रसायन शास्त्र पढ़ाया होगा, किसी छात्राध्यापक ने भौतिकी पढ़ाई होगी। हमने भौतिकी के बारे में लिखा है तो उप विषय के तौर पर मैं लिख देता हूं भौतिकी, यानी भौतिकी से तात्पर्य है फिजिक्स का, तो भौतिकी लिख देना है। इसके बाद या नॉर्मली भौतिकी ना लिख के भौतिक विज्ञान लिख देना है, यानी फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान। तत्पश्चात कि आप भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हो, पहले तो आपने विज्ञान विषय को चुना, इसका आप शिक्षण किए राजकीय कृत उच्च विद्यालय पिपरा देवस में। विषय के तौर पर उप विषय के तौर पर आपने विज्ञान में भौतिक विज्ञान को चुना। अब भौतिक विज्ञान में आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक का नाम लिख लेना है, अर्थात क्या लिखना है, प्रकरण। तो प्रकरण में किससे स्थान देंगे, तो मूल रूप से हमने जो स्थान दिया है वो दिया है ध्वनि को। अब ये जरूरी नहीं है कि भौतिक विज्ञान में आप भी ध्वनि ही दे रहे हो, बल दे सकते हो, गति दे सकते हो, दूरी दे सकते हो, यानी आप या ऊर्जा दे सकते हो, जो हो जहां हो आप अपने शायद ऊर्जा रसायन शास्त्र में होगा तो आप अपने आधार पर दोगे। जो प्रकरण उसमें जुड़ा होगा, जिसकी कक्षा आप संचालित करने वाले हो उसी की योजना एक तैयार हो रही है, तो उसके बारे में पहले लिखना है। फिर हम राइट साइड चले आएंगे, ये लेफ्ट साइड में हमने 5 बिंदु को रखा, इसके बाद हम दाहिने साइड चले आएंगे, तो बीच में लाइन वगैरह कुछ नहीं देना है। लेफ्ट में 5, अब राइट में भी 5 देंगे, तो 5 क्या देंगे राइट में, दिनांक। दिनांक से तात्पर्य है कि आप जिस दिन इस प्रकरण को पढ़ा रहे थे इस विद्यालय में वो तारीख क्या था। तो जैसे मान लिया जाए आज है 27 फरवरी 2022, मान लिया जाए आप पढ़ा रहे हो 27 फरवरी 2022 को ही पढ़ा रहे हो, तो आज की तारीख डालोगे। तत्पश्चात यहाँ पर अब देना है कि किस कक्षा में संचालित हो रही थी, आपने किस कक्षा के छात्रों को ध्वनि पढ़ाया, तो यहाँ पर हमने लिखा है 9वीं कक्षा, यानी ये जो ध्वनि नामक टॉपिक है भौतिक विज्ञान और विज्ञान के तहत वो 9वीं कक्षा में हमने पढ़ाया है, तो कक्षा का नाम लिख देंगे 9वीं। तत्पश्चात कालांश, कालांश से तात्पर्य है घंटी नंबर कौन सा है, ये पहली घंटी में गए आप पढ़ाने 9वीं कक्षा में, या दूसरी घंटी में, तीसरी घंटी में, किस में पढ़ाया, तो जिस घंटी में आप गए होंगे ना उस घंटी का नाम लिख देना है। हमने 02 लिख दिया, यानी दूसरी घंटी हमने भौतिक विज्ञान पढ़ाया। इसके बाद अवधि लिखना है कि कितने समय की वो घंटी थी, कितने मिनट आपने इस टॉपिक पर काम किया, तो 45 मिनट की थी कि 30 मिनट की थी कि 40 मिनट की थी। अमूमन देखिए 30 मिनट से कम 35 से कम का होगा नहीं, और 45 से अधिकतम होगा नहीं। तो नॉर्मली हमने क्या दे दिया, अभी 40 मिनट कि हमने 40 मिनट इस पर काम किया। अब आपका अनुक्रमांक क्या है, आपने इतना देर काम किया तो आप छात्राध्यापक के तौर पर काम कर रहे थे, आपका रोल नंबर क्या है। जैसे सूरज जी है, इनका रोल नंबर 39 था, इन्होंने 039 लिखा है, हमारी इस गाइड में स्थान दिया गया है 39, अर्थात अनुक्रमांक दे दिया गया। तो कुल मिलाकर ये शुरुआत की गई और इसी रूप में हम इसे योजना को आधार देने का काम एक परिचय से किए कि हम योजना जो बना रहे हैं वो कौन सा प्रकरण है, क्या है और क्यों है, इसे हमने निर्मित कर दिया, और किस विद्यालय में किस तारीख को किस कक्षा में किस कालांश में हम इसे आयोजित कर रहे हैं उसके बारे में हमने पूरी डिटेल्स दे दी। अब हमें प्रकरण क्या हमने लिया था, ध्वनि, लेकिन ध्वनि की शुरुआत करने से पहले हमें विज्ञान, भौतिक विज्ञान आदि के बारे में दिखाना होगा। तो प्रथम वर्ष में आपने पढ़ा होगा ब्लूम का शिक्षण उद्देश्य, निश्चित तौर पर आपने पढ़ा होगा।
तो और मुझे जहाँ तक याद है कि मैं अपने कॉलेज में छात्रों को मैंने ही पढ़ाया था ब्लूम का शिक्षण उद्देश्य। तो आप सब वहाँ ध्यान रखिएगा कि ब्लूम का जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों में से पाठ्य योजना में भी 2 उद्देश्य को स्थान देना है। एक है सामान्य उद्देश्य, एक है विशिष्ट उद्देश्य। तो जब ये नाम वाला पूरा कॉलम समाप्त हो जाएगा ना, तब उसे ऐसे कोष्ठक में घेर देना है। इस तरह से कोष्ठक आप बना दीजिएगा, इसमें उसे चारों ओर से घोर देना है। जब घेर दीजिएगा वो बंद हो जाएगा, उसके नीचे, इसके जस्ट नीचे आप लिख दीजिएगा सामान्य उद्देश्य। अब सामान्य उद्देश्य क्या होगा? सामान्य उद्देश्य मूल रूप से उस विषय से होगा जो विषय चल रहा है, अर्थात विज्ञान के तहत कौन सा विषय था? भौतिक विज्ञान। अर्थात सामान्य उद्देश्य हमारा यही होगा कि हम भौतिक विज्ञान क्यों पढ़ा रहे हैं, हमें विज्ञान को प्रस्तुति क्यों करना पड़ रहा है कक्षा में, बालक विज्ञान से परिचित क्यों हो रहा है। अर्थात सामान्य उद्देश्य के तहत हम देंगे, अब जैसे भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो पहला उद्देश्य लिख देंगे सामान्य उद्देश्य में कि हम प्राकृतिक पदार्थों से बालक को परिचित करा रहे हैं। यानी प्राकृतिक जो पदार्थ होंगे उनसे परिचित कराते हुए उनके मूल्यों, उनके महत्वों आदि से बच्चों को हम परिचित कराएंगे। अर्थात प्राकृतिक पदार्थों से परिचय बच्चों का कराना, ये हमारा सबसे पहला उद्देश्य होगा। तो पहला हम लिख देंगे प्राकृतिक पदार्थों के मूल्यों व महत्वों का भाव छात्रों में विकसित करना, ये हमारा पहला सामान्य उद्देश्य होगा। अब दूसरा सामान्य, 2-3 लिख दीजिएगा। दूसरा सामान्य उद्देश्य के तौर पर लिखेंगे कि पढ़ा रहे हैं भौतिक विज्ञान, तो एक शिक्षक के तौर पर हमारी ये भी कोशिश होगी कि हम भौतिक विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत कर दें, बच्चों की इंटरेस्टेड हो जाए भौतिक विज्ञान के लिए। अर्थात भौतिक, दूसरा सामान्य उद्देश्य में लिख देंगे भौतिक विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहां मैंने भौतिक विज्ञान के बारे में लिखा है, इसीलिए रुचि जागृत किसमें कर रहे हैं? भौतिक विज्ञान में। यदि आपने संस्कृत पढ़ाया होगा तो यहां क्या लिखेंगे? संस्कृत विषय के प्रति रुचि का विकास करना। हिंदी वाले कहेंगे कि हिंदी के बारे में रुचि का विकास करना, राष्ट्रभाषा से जोड़ने का प्रयास करना। सामाजिक विज्ञान वाले क्या कहेंगे? सामाजिक विज्ञान विषयों से लगाव करवाना, जुड़ाव करवाना, उसके प्रति आकर्षण बढ़ाना, साथ ही विभिन्न प्रकार के देशों के भूभागों से परिचित कराना, पर्यावरणीय तलों से परिचित कराना आदि हम सामान्य उद्देश्य के तौर पर रख लेंगे। इसके अलावा तीसरा बिंदु रखेंगे तो देंगे तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, चिंतन शक्ति इत्यादि का विकास करना। यानी बालक के सामने हम विज्ञान विषय को, भौतिक विज्ञान को यदि प्रस्तुत कर रहे हैं तो हमारी ये भी सोच है कि हम उसमें तार्किकता लाएं, उसमें तर्क शक्ति का विकास करें। तो यही 3 बिंदु दे देना। नॉर्मली देखिए, मैं सहजता से बताता हूं कि आप सबको, कोई भी विषय के छात्र हो ना, यही 3 बिंदु दे देना। पहला बिंदु बदलना, लेकिन 2 बिंदु आप दे सकते हो भौतिक विज्ञान से बदल करके। इन 2 बिंदु को उठा के आप देते जाना। इसके बाद सामान्य उद्देश्य के बाद पहला टॉपिक के तौर पर ये सामान्य चलेगा, तो यहाँ स्टार लगा देना आप। फिर दूसरा स्टार आप लगाना, यहाँ आप लिख देना विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के बाद हमें विशिष्ट उद्देश्य के बारे में समझना होगा। तो हमें ये समझना ही नहीं है, ये पाठ्य योजना की कॉपी में लिखना भी है। जब आप अपना नाम वगैरह लिख लेंगे उसके बाद पहले सामान्य उद्देश्य स्टार मार के 1 2 3, फिर स्टार मार के विशिष्ट उद्देश्य, और फिर यहाँ से चलेंगे 1 2 3। अब ये 3 ही जरूरी है। आप 5 भी डाल सकते हैं, 8 भी बिंदु दे सकते हैं, वो आप पर निर्भर है कि आप कितने उद्देश्यों को इंगित कर रहे हैं। अब आता है कि विशिष्ट उद्देश्य क्या है। अब विशिष्ट उद्देश्य वो उद्देश्य होगा जो उस प्रकरण से जुड़ा होगा। तो टॉपिक हमारा क्या था प्रकरण का? ध्वनि।
यानी ध्वनि नामक प्रकरण को हम प्रस्तुत कर रहे हैं ना, तो क्यों किया जा रहा है ध्वनि? ध्वनि के बारे में भौतिक विज्ञान विषय में बच्चों को हम क्यों पढ़ा रहे हैं, हम उसी के बारे में यहाँ लिखेंगे कि क्या उद्देश्य है ध्वनि पढ़ाने का। तो शुरुआत हम करेंगे, तो पहला बिंदु लिख देंगे कि विद्यार्थी, यानी पहला उद्देश्य हमारा होगा विद्यार्थी ध्वनि के संचरण। संचरण से तात्पर्य है कि ध्वनि कैसे गुजरती है। ध्वनि के संचरण के विभिन्न माध्यमों से परिचित कराएंगे। यानी हमारा क्या विशिष्ट उद्देश्य है कि पहले हम ध्वनि के विभिन्न माध्यम से बालक को परिचित कराएं कि ध्वनि किन किन माध्यमों से चलती है, फैलती है, दूरी तक कैसे वो गमन करती है, जाने का रास्ता क्या है उसका, उस माध्यम को दिखाएंगे। साथ ही ध्वनि के परावर्तन को भी बालक समझ सकता है। ध्वनि के परावर्तन को, जैसे आप देखिएगा कि कुआं में जाकर के आप आवाज लगाओगे ना कुआं के ऊपर से, तो नीचे से आपकी आवाज रिटर्न आपको मिलेगी, या दूर किसी दीवार से देखना टक्कर खा के आपकी आवाज आपके पास आएगी, अर्थात तो परावर्तन हो रहा है। तो ध्वनि के परावर्तन को भी हम समझाएंगे, तो बालक क्या करेंगे, ध्वनि के परावर्तन को समझ सकेंगे। यानी हमारा उद्देश्य क्या रहा, तो दो ही उद्देश्य रख के छोड़ दीजिए, हमने दो उद्देश्य को इंगित किया, यह हमारा विशिष्ट उद्देश्य होगा। अब यहां से आगे जब हम बढ़ेंगे, तो अब ये हमारा पूरा लेखा जोखा तैयार हो गया था कि हम कौन है, कहाँ पढ़ाने गए, कौन सा विषय पढ़ाने गए, कौन प्रकरण रहा, कौन सी घंटी थी और क्या हमारा समय था, किस तारीख को हमने पढ़ाया, हमारा रोल नंबर क्या था, इसे हमने इंगित किया। फिर हम सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य लेंगे। तत्पश्चात इसके नीचे अब जो हम ध्वनि पढ़ाएंगे तो हमें सामग्री क्या क्या चाहिए, अर्थात शिक्षण सहायक सामग्री। तो फिर स्टार मार्क दे देना है और लिखना है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री। अब यहां पर शिक्षण सहायक सामग्री में क्या लिखिएगा, चौक, डस्टर वगैरह आदि जो आप ले सकते हैं, श्यामपट्ट होगा, विभिन्न प्रकार के उपकरण होंगे, चार्ट पेपर होगा आदि, वही लिख दीजिएगा, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, इसके बाद चार्ट पेपर, उपकरण से तात्पर्य है कि हो सकता है कि आप ऑडियो सामग्री लेके चले जाओ, क्लास में साउंड आप छोटा सा रख दो ताकि बालक ध्वनि को समझ सके, या कोई वैसी व्यवस्था कर दो कि आपकी आवाज टक्कर खा करके रिटर्न यहाँ आए, तो आप समझाने का प्रयास करोगे। इसलिए चार्ट पेपर, उपकरण आदि आप रखोगे ताकि बालक उससे समझ सकेंगे। इसी के माध्यम से आप बेहतर ढंग से अवधारणाओं को समझा सकोगे, अर्थात अवधारणा को बेहतर ढंग से स्पष्ट करने के लिए हम इन भिन्न भिन्न सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। तो उसके बारे में विस्तृत विवेचन हमें कर देना है कि हम इन सामग्रियों का इस्तेमाल वहां करने वाले हैं। तत्पश्चात सिर्फ सामग्री के बाद हम चले जाएंगे अगला बिंदु में। तो यहाँ बिंदु के तौर पर ले लेंगे कि हम बालक के पूर्व ज्ञान को भी तो देखेंगे। तो नेक्स्ट बिंदु स्टार मार्क करके पूर्व ज्ञान दे देना है, डैश लगा देना है और नीचे लिख देना है। नीचे क्या लिखेंगे, तो छात्र छात्राएं ध्वनि के बारे में पहले से ही सामान्य जानकारी रखते हैं। सामान्य जानकारी रखने से तात्पर्य है कि जिस टॉपिक को हम पढ़ाने गए हैं ना, ध्वनि, इसके बारे में कुछ हद तक बच्चे जानते हैं। तो जो जानते हैं उन्हीं की को लिख दिए, क्योंकि जब जानेंगे तो इसके आगे हम फिर पढ़ाने का प्रयास करेंगे कि बच्चे कुछ जान रहे हैं, और इसी पूर्व ज्ञान को हम टटोलने का प्रयास भी करेंगे। जब आगे अब हम बिंदु बढ़ाएंगे तो हम उससे टटोलने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ लिख देना है कि छात्र छात्राएं यानी जो आपकी कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, छात्र छात्राएं ध्वनि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। बस इतना इंगित कर देना है, सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हमें अब कोष्टक बना देनी है। कोष्टक से तात्पर्य है कि वही चौकोर बना देना है, जिसके तहत अब हमें भिन्न भिन्न बिंदुओं को रखना है। एक घर बना देना है, रॉ कॉलम इंगित कर देना है 6 का, यानी यूं कहिए कि आप
ये आधा जो आपका चलेगा ये 6 बिंदु का चलेगा। तो नॉर्मल लीजिए, ऐसे लाइन ले लेना है, ये पहला लाइन होगा, ऐसे ये दूसरा लाइन होगा, इसके बाद ये तीसरा, फिर ये चौथा, पांचवा और ये छठा रहेगा। तो छठे में लिख देना है मूल्यांकन। सबसे पहले में हम जब शुरुआत करेंगे तो यहाँ लिख देंगे शिक्षण बिंदु, कि आप जो काम कर रहे हो उस काम करने का मूल बिंदु क्या रहा है जिस पर अभी आप काम कर रहे हो। शिक्षण बिंदु ले लेंगे। यहाँ छात्राध्यापक अर्थात आप हो, तो आप क्या काम यहाँ कर रहे हो, तो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका आप लिख सकते हो, तो छात्राध्यापक कार्य लिख दोगे यहाँ। तत्पश्चात यहाँ से बढ़िएगा तो छात्र क्या किए आपके कार्य के बाद, तो छात्र क्रिया लिख देना है, या छात्र छात्राएं करके सब क्रिया दे दीजिएगा। फिर कौन सी विधि का आपने इस्तेमाल किया इसे समझाने में, तो उस विधि का नाम लिख देना है। तत्पश्चात श्यामपट पर आपने क्या किया था, कोई चित्र बनाया या कुछ आपने लिखा था, तो वो इंगित यहाँ कर देना है कि श्यामपट पर हम कर रहे हैं। अब इसे घेर लेना है। अब जो भी काम हमें करने हैं पूरी पाठ्य योजना में इसी के नीचे करते रहना है। अब यहाँ पहले हम बिंदु लेंगे, शिक्षण बिंदु। तो शिक्षण बिंदु के तौर पर हम प्रस्तावना को लेंगे, शुरुआत जहां से करेंगे। तो यहाँ भी प्रस्तावना ले सकते हैं, या सीधा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कार्य में भी हम प्रस्तावना को ले सकते हैं। तो अपने यहाँ जो बिहार में नथला यूनिवर्सिटी है ना, बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में यही खाका चलता है। तो प्रस्तावना हम यही लेंगे, और प्रस्तावना में अब हम करेंगे क्या, तो बच्चों से हम प्रश्न करेंगे। ध्वनि पढ़ाने आए हैं तो हम उसके पूर्व ज्ञान को टटोलेंगे कि बच्चा जानता कितना है, क्योंकि पहले हमने इंगित क्या किया था कि पूर्व ज्ञान, बालक को ध्वनि के बारे में कुछ सामान्य जानकारी है। तो अब इससे संबंधित हम यहाँ प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या करेंगे, तो सबसे पहले प्रश्न हम करेंगे कि हम जिस, जैसे मैं लिख रहा हूं आप ऐसे ही लिखना, हम जिस कंपन को अपने कानों के द्वारा सुनते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा प्रश्न रहा है प्रस्तावना के तौर पर। तो देखिएगा बच्चे यहाँ जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे कि सर ध्वनि कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि बालक सामान्य जानकारी रख रहा है ना, ध्वनि समझ रहा है कि कंपन होता है तो यही ध्वनि है। तत्पश्चात तो ये विधि क्या थी, किस विधि से हमने काम किया, तो प्रश्नोत्तरी। यहाँ क्या लिख देना है, प्रश्नोत्तरी विधि, क्योंकि इसी विधि के माध्यम से हमने यहाँ काम किया। तत्पश्चात अब हम दूसरा प्रश्न लेंगे। अब देखिए, अध्याय ध्वनि आपको पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाओगे, यदि बच्चे सब कुछ जान ही रहे होंगे तब तो ध्वनि पढ़ाने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो आपको बारी बारी से यहाँ प्रस्तावना में विभिन्न प्रकार की रूपरेखाएं तय करनी होगी कि बालक के लिए कहां से हमें शुरुआत करनी है, कहां से बालक नहीं जान रहा है। तो अब यहाँ पर फिर हम दूसरा प्रश्न डाल देंगे। और दूसरे प्रश्न के तौर पर हम डालेंगे कि जब हम बोलते हैं, जब हम बोलते हैं तो क्या सुनते हैं, तो क्या सुनते हैं। अब फटाक से फिर बच्चे का यहां जवाब आएगा, बच्चे सीधे से जवाब देंगे क्या, आवाज। यानी तो बोले हो तो हम आवाजें सुने हो, यानी मतलब कि बच्चा जाए ना ले हो प्रश्न जवाब। अभी तक अब हमारा मिल नहीं रहा, बच्चा की शुरुआत कहां से करिए, बच्चा की भी जाए ना ले, फिर हम बच्चा से प्रश्न करवाए।
अब यहाँ जो विधि हमने लिख दिया है ना, प्रश्नोत्तरी विधि, ये पूरा कॉलम यही रहने दीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्नोत्तरी ही चल रहा है इस लाइन में, प्रस्तावना में, तो अभी कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। तीसरा प्रश्न फिर हम बच्चों के सामने डालेंगे कि ध्वनि, अब इस दो को पहले हम मिटाते भी चलते हैं ताकि आगे और बेहतर ढंग से हम करते चलेंगे। तो अब तीसरा प्रश्न डाल देंगे और इसी तरह से आप सबको करना है और आसानी से बेहतर ढंग से आप पूरी पाठ्य योजना तैयार कर लोगे। आपको सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस चाहिए क्या, तो आपको नोटबुक चाहिए, यानी पुस्तिका आपको चाहिए। जो 6, 7, 8, 9 जिस क्लास में आप पढ़ाते हो ना, उस क्लास की पुस्तिका आप ले लेना और उसी से किसी प्रकरण को चुन लेना और ऐसे ही बनाना। तो तीसरा बिंदु हम क्या दे देंगे, यहां देंगे ध्वनि के संचरण के लिए, ध्वनि के संचरण के लिए, चरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी बच्चों से आपने प्रश्न किया कि क्या ध्वनि का गमन करने के लिए माध्यम जरूरी है कि कैसे वो चले, तो बच्चा देखिए यहाँ क्या जवाब देगा, जी हाँ, यानी हाँ, अर्थात बच्चा ये भी जान रहा है कि ध्वनि ऐसे नहीं चल रही है, कोई ना कोई माध्यम है, उसी माध्यम से अब जा रही है। अब फिर हमारा प्रश्न होगा, यानी जब बच्चा ये भी जवाब दे दिया तो फिर चौथा प्रश्न आप डाल दीजिएगा। अब आपका प्रश्न आएगा कि ध्वनि संचरण के माध्यम क्या है। जब बच्चा बोल दिया कि हाँ ध्वनि संचरण का माध्यम है, माध्यम की आवश्यकता उसको पड़ती है, तब आपका प्रश्न आएगा ध्वनि संचरण का माध्यम क्या है, माध्यम क्या है। अब बच्चा यहां कुछ नहीं बोलेगा, सब चुप, पूरा क्लास शांत, यानी मौन। क्यों मौन रह गया, कारण समस्यात्मक प्रश्न आ गया, समस्यात्मक प्रश्न। अब बच्चों के सामने समस्या उत्पन्न होगी, उसे समझ ही नहीं आया जब हम करें तो क्या करें, प्रश्न तो हम तो जवाब तो दे दिए कि हाँ माध्यम चाहिए, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि माध्यम क्या है। तो बच्चे यहाँ गए फंस गए। तो अब यहीं पर शिक्षक को मिल गया एक जरिया कक्षा संचालन करने की। आप किसी कक्षा में पढ़ाने जाओगे तो जब तक बच्चे जवाब देते रहेंगे तो आप कैसे पढ़ा पाओगे। आप तभी बच्चे को समझाओगे ना जब बच्चे नहीं जान रहे होंगे किसी चीज को। अब बालक यहाँ गया फंस, यहाँ से बच्चे नहीं जान रहे हैं, तब आप यहाँ से अब शुरुआत करोगे। तो शुरुआत करने के लिए यहाँ लिखना होगा, इसी लाइन में छात्राध्यापक कार्य में ही लिख दीजिएगा उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन। अब उद्देश्य कथन में क्या कहेंगे, उद्देश्य कथन के तौर पर उसी चीज को लिखेंगे जो हम इस समस्यात्मक प्रश्न के बाद छात्रों से कहे हैं। अब बच्चा ध्वनि के बारे में फंस गया तो क्या कहेंगे, बच्चों आज मैं आप सबों को ध्वनि के बारे में विस्तृत तौर पे बताऊंगी या बताऊंगा, अर्थात अब शुरुआत होगी ध्वनि की। यानी यहां उद्देश्य कथन के तौर पर लिख देंगे छात्रों आज हम ध्वनि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। इन सब जगहों पे कुछ नहीं करना है। अब हमें क्या करना है कि यहां तक की जब क्रिया कर लेंगे तब इस कॉलम को ऐसे घेर, पूरा का पूरा। एक क्रियाएं हमारी हो गई है प्रस्तावना का, इसलिए हमने पूरा का पूरा इसे घेर दिया। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसके बाद हमें इसे पूरा का पूरा घेर लेना है। वैसे मैं अभी कोष्टक हटा देता हूं क्योंकि मुझे इसी से आप तक पूरा काम करना है, तो इसे मैं हटा देता हूं। अब शुरुआत हमारी पहली कोष्टक से भी होगी, जहां पर अभी हमने काम नहीं किया है हम अब वहां से भी काम करेंगे, यानी इस वाले से। अब हमने कक्षा संचालन शुरू कर दिया है, ध्वनि के बारे में बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ कर दिया है कि ध्वनि क्या है। तो अब हम प्रस्तावना कर लिया, उद्देश्य कथन हमने रख दिया कि हम क्या पढ़ाएंगे। तो अब हम शिक्षण बिंदु पर चले आएंगे और शिक्षण बिंदु पर रखेंगे ध्वनि का परिचय, ध्वनि का परिचय। अब ध्वनि के बारे में हम परिचित कराएंगे बच्चों को, यानी शिक्षण बिंदु हमारा क्या है कि ध्वनि का
हम परिचय बच्चों को कराएंगे तो जो किताब वगैरह में लिखा होगा ना कि कंपन वगैरह होता है, वो ध्वनि है, वैसे बच्चों को समझाना है और उसी आधार पर यहाँ हमें लिख देना है अपनी पाठ योजना की हमें बच्चों को क्या क्या बतानी है। आपको जो कक्षा संचालन के दौरान बतानी है, जो पढ़ानी है ना, वही आप यहाँ लिखोगे, ताकि कक्षा में जब आप प्रस्तुत होगे तो उसी चीज को पढ़ाओगे जैसा आपने पाठ्य योजना तैयार कर लिया है। तो अब शुरुआत हम करेंगे ध्वनि के परिचय में, और यहाँ क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ देखिए लाइन देना है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण छात्राध्यापक के कार्य में प्रस्तुतिकरण, क्योंकि अब हमें प्रस्तुत करनी है। अब प्रस्तुत करना है तो क्या लिखेंगे, बच्चों, मैं जैसे लिख रहा हूँ ये समझने के लिए लिख रहा हूँ और पूरा समय दे रहा हूँ आज आपकी कक्षा में, तो पूरा मैं लिख रहा हूँ। बच्चों, हम मानव मशीनों, पक्षियों आदि की आवाजों को सुनते हैं। ये आवाज कंपन के रूप में कानों से सुनाई पड़ता है, जिसे हम ध्वनि कहते हैं। मूल रूप से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जो पढ़ाएंगे ना उसी चीज को हम यहाँ लिख रहे हैं। अब बच्चे यहाँ क्या करेंगे, जब आप पढ़ाइएगा तो बच्चे का तो स्वरूप ऐसा होगा ना कि ध्यानमग्न होगा, बेहतर ढंग से सुन रहा होगा। यहाँ क्या लिखेंगे, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यानी छात्र क्या काम कर रहा है, तो ध्यानपूर्वक सुनने का, तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, अब ये कौन सी विधियां हैं, व्याख्यान है, हमारे द्वारा व्याख्यान की जा रही है, तो सहायक विधि में क्या लिखेंगे, व्याख्यान। अब इसमें एक जटिल शब्द हमें क्या मिला था, ध्वनि मिला था, तो श्याम पट पर क्या लिख देंगे, बढ़िया से लिख देंगे ऐसे करके ध्वनि, ताकि बच्चा समझ सके ध्वनि। या हो सकता है पक्षी को नहीं समझ पा रहा है बच्चा, तो लिख देंगे श्याम पट पर पक्षियों, जो पक्षियों शब्द आया था वो पक्षियों लिख देंगे यहाँ, ताकि बालक को सहजता होगी उसे अपनी नोटबुक में उतारने में। तो यही हमारा श्यामपट पर काम चलता रहेगा। मूल्यांकन सबसे आखिरी में होगा, लास्ट में हम मूल्यांकन करेंगे, इसलिए वो कॉलम को भी हम छोड़ते चलते हैं। तत्पश्चात फिर हम इसे एक कोष्टक में बंद कर देंगे, यानी इसे अब हम जो ये प्रस्तुतिकरण के साथ लिखा हुआ था इसे हम क्लोज कर देंगे, ऐसे करके, ऐसे इसमें लाइन डाल देंगे, छोड़ देंगे। अब नीचे चले आएंगे अपनी नोटबुक पे, और नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर पहला अब था क्वेश्चन में ध्वनि का परिचय, अब इसमें ध्वनि का परिचय हट जाएगा क्योंकि अब नया कोष्टक हमारा बदल के आ गया है। तो उसमें यानी इसके नीचे जो लिखेंगे ऐसे वाला लाइन खींच के इसमें देंगे ध्वनि की उत्पत्ति, यानी अब हमें बच्चों को ये बतानी है कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। पहले ध्वनि के बारे में परिचय हमने कराया, बच्चे ध्यान से सुने, उसे लिखते गए, अब व्याख्यान के माध्यम से किया। अब हम क्या करेंगे, उसकी उत्पत्ति के बारे में बताएंगे कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, तो फिर इसके बारे में हम समझाएंगे। अब यहाँ लिख क्या रहे हैं, तो जो हम कक्षा में बच्चों को पढ़ाएंगे ना उसे हम लिखते जाते हैं। ध्वनि की उत्पत्ति के तौर पर हम क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कंपमान वस्तु के बिना ध्वनि
उत्पन्न नहीं हो सकती, ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती। हम विभिन्न वस्तुओं में ध्वनि रगड़कर, हिलाकर उत्पन्न करते हैं। मनुष्य के वाक्य तंतुओं के कंपित होने से ध्वनि निकलती है। अब इसे भी क्या करेंगे बच्चे, ध्यान से श्रवण करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे और व्याख्यान विधि का प्रयोग होगा। इसी में से जो जटिल शब्द आएंगे उसे हम श्यामपट्ट पर लिख देंगे, अतः श्यामपट्ट का वही कार्य हो जाएगा। इस माध्यम से यानी है क्या कि कंपमान वस्तु, यहाँ पर बच्चे को समझाएंगे कि जो भी कंपमान वस्तु होती है ना, उसका जब हम आपस में टक्कर करते हैं बेटा, तभी ध्वनि उत्पन्न होती है। और यदि हम उसकी आपस में टक्कर नहीं करेंगे तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। या हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम श्यामपट्ट के अलावे हम सहायक विधि के तौर पर व्याख्यान का भी इस्तेमाल किए, या सहायक विधि के तौर पर यहाँ पर बच्चे जब ध्यानपूर्वक सुन लेंगे तो व्याख्यान के साथ साथ हम चार्ट पेपर का भी इस्तेमाल कर देंगे। तो यहाँ चार्ट पेपर भी आप लिख सकते हैं। चार्ट पेपर का इस्तेमाल करके हम साउंड वगैरह दिखा देंगे कि देखो ये साउंड है, या प्रयोग किसी चीज को करेंगे, जैसे टेबल पर हम यदि उंगलियों को टक्कर देते हैं तो घर्षण होता है, तो कंपन होता है, और कंपन होने से ही हमें आवाज सुनाई पड़ती है। तो प्रायोगिक तौर पर भी इसे हम करके बच्चों को दिखा देंगे, तो ये ध्वनि की उत्पत्ति के तौर पर चलेगा। तत्पश्चात जब इन क्रियाओं को कर लेंगे तब हम फिर आगे बढ़ेंगे और इसे ऐसे करके कोष्ठक का घेरा बना देंगे। अब घेरा बना देंगे और घेरा बनाने के बाद लिख देंगे ध्वनि का संचरण। ये वही बिंदु है जहां बालक फंसा था, तो ध्वनि का संचरण नामक बिंदु दे देंगे शिक्षण बिंदु में। अब इसके बारे में हम थोड़ा लिख देंगे और बच्चे को यहीं से आप परिचित कराएंगे कि ध्वनि का वास्तविक स्वरूप क्या है। अब क्या लिखेंगे बालक के सामने, इसे बच्चों के सामने लिखना नहीं है, लिख के हमें पहले ही जाना है, इसे पढ़ाना है बच्चों के सामने। तो जैसे पढ़ाएंगे ना वैसे ही अपनी नोटबुक में पूरी लिख के जाएंगे। तो यहां पर क्या आएगा, ध्वनि संचरण करती है, ध्वनि संचरण करती है और यह वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। द्रव्य जिससे होकर ध्वनि गमन करती है, इसे ही माध्यम के रूप में जाना जाता है, ऐसे करके लिख देना है। इसके अलावा ध्वनि संचरण का आधार दे सकते हैं कि वायु, जल, स्टील
आदि ध्वनि संचरण का माध्यम है। इसे लिख दीजिएगा तो छात्र क्या करेंगे, यहां पर भी वही काम करेंगे। हमारी विधि भी क्या होगी, व्याख्यान की होगी और कुछ हद तक यहां लिख देंगे। अब हमें मूल्यांकन भी करना है, इतने पर ही हमें इस बिंदु को समाप्त कर देना है। ज्यादा अब हमें ध्वनि के अध्याय को नहीं रखना है, यानी हमें 40 मिनट की ही घंटी तय करनी है ना, तो 40 मिनट के ही हिसाब से हमें इसे तैयार करना है। अब जब ये सभी कार्य हो जाएंगे तो आखिरी जो बिंदु दिए होंगे जस्ट उसी के नीचे, यानी उसी के नीचे से तात्पर्य है कि उसी कोष्टक में मूल्यांकन वाले पाठ पर चले आएंगे और मूल्यांकन से संबंधित एक दो प्रश्न बच्चों से पूछ लेंगे। जैसे क्या पूछ देंगे, अब पहले जो पूछे थे जहां फंसा था वही प्रश्न अब देंगे। ध्वनि संचरण का माध्यम क्या है, क्योंकि मूल्यांकन करना है ना कि मेरे पढ़ाने के बाद बच्चों ने समझा या नहीं। और दूसरा प्रश्न दे देंगे कि वाक्य तंतुओं के कंपन से क्या निकलती है, यानी मनुष्य के जो वाक्य तंतु है ये जब कंपित होती है तो हमारी आवाज बाहर आती है, ध्वनियां उत्पन्न होती है, तो वो दे देंगे। यदि बालक जान रहा होगा, मूल्यांकन करेंगे, ये प्रश्न देंगे तो कहेगा बालक कि मनुष्य के वाक्य तंतुओं के कंपित होने से ध्वनि निकलती है और ध्वनि संचरण का जो माध्यम है जल, वायु, स्टील आदि है। यानी बालक मूल्यांकन प्रश्न के तहत हमें जवाब दे देगा तो एकदम पूर्ण रूप से इंगित हो जाएगा कि हाँ बच्चे हमारी कक्षा में समझ चुके हैं। अब पूरा कोष्टक हमें बंद कर देना है और हमारी पाठ योजना यहीं पर समाप्त हो गई है, तो इसे अब हमें डिलीट कर देना है। अब पूर्ण रूप से रूपरेखा समाप्त नहीं हुई है, अभी रूपरेखा हमें इससे आगे भी ले जाना है, यहीं पर अंत नहीं हो जाता है पाठ्य योजना का। अब इसके तहत जब हम इन बिंदुओं को समाप्त कर लेंगे, ये कोष्टक को जब हम घेर देंगे तब फिर एक नया बिंदु अब डालेंगे। जैसे पहले हम सामान्य उद्देश्य विशेष उद्देश्य करके दिए थे, ठीक उसी आधार पर हम अभी बिंदु को डालेंगे और उस बिंदु में इंगित करेंगे तो यहाँ लिख देंगे स्टार मार्क लगा देंगे, पाठ का सारांश। स्टार मार्क लगा के पाठ का सारांश। अब पाठ का सारांश से तात्पर्य है कि निचोड़ क्या है, एक निचोड़ हम यहाँ लिख देंगे। जैसे कि प्रस्तुत पाठ में ध्वनि की उत्पत्ति व संचरण के माध्यमों को स्पष्ट किया गया। जो हमने पाठ प्रस्तुत किया, जो बच्चों के पास गया, जिसके माध्यम से हमने शिक्षण किया, तो उसका पूरा सारांश, पूरा निचोड़ क्या हुआ, उस निचोड़ को एक लाइन में यहाँ लिख देना है। तत्पश्चात फिर एक स्टार मार्क देना है, क्योंकि आप पाठ योजना तैयार कर रहे हो, आप गृह कार्य भी तो बच्चों को दोगे, यहाँ लिख देना है गृह कार्य, स्टार मार्क देकर। अगली कार में एक ही प्रश्न नहीं दोगे, 2-3 प्रश्न आप दोगे, तो 2-3 प्रश्न का नाम लिख देना। पॉइंट नंबर 1 देकर के लिख देना कंपन के रूप में, कंपन के रूप में कानों को क्या सुनाई देता है, क्या सुनाई देता है। अर्थात ये होमवर्क है, बच्चे घर से इसका जवाब करके आएंगे। दूसरा प्रश्न दे देंगे, विभिन्न वस्तुओं को हिलाकर क्या उत्पन्न होता है। और तीसरा प्रश्न एक और दे देंगे, ध्वनि संचरण के माध्यमों का वर्गीकरण। अब नॉर्मली समझ गए होंगे, इस तरह से मैंने फिजिकल साइंस के बारे में बताया। अन्य विषय में भी हूबहू ऐसे ही बनेंगे, तो आप किताब पलटना, 9वीं कक्षा, 8वीं कक्षा, 6ठी कक्षा, और उसके अध्याय को देखना और उस अध्याय को ही बनाना आप शुरू कर देना। तो 2-3 बिंदु देके बना देना। जैसे ध्वनि का परिचय हम दिए, फिर ध्वनि का माध्यम हमने दिया, फिर ध्वनि की उत्पत्ति हमने दिया, तो ऐसे ही आपको एक अध्याय में कई पाठ मिल जाएंगे। आप उसको 2-3 पाठ योजना में विभाजित करके बना दो, ताकि व्यवस्थित तौर पर 40 मिनट की 1 घंटी हमारी हो जाए। और किसी भी विषय में ऐसे ही बनेगा,
बस आधार हमें समझना चाहिए कि हमें पाठ्य योजना कैसे निर्मित करो। तो मैंने पूरी पाठ्य योजना, एकदम पूरी पाठ्य योजना ही मैंने बना दिया, समय भी लिया, धीरे धीरे से समझाने का प्रयास किया, और आशा करता हूँ, उम्मीद भी है और विश्वास भी है कि जिन्होंने भी हमारी इस पूरी वीडियो को समझा होगा, देखा होगा, निश्चित तौर पर वो पाठ्य योजना बनाना सीख गए होंगे। और यदि बनाने में कहीं भी दिक्कत हो तो क्विकली फिर से आप हमारी वीडियो पर आ जाएं और वहां उस बिंदु को समझ लें कि हाँ आगे क्या करना है, आसानी से आपका बन जाएगा, कहीं समस्याएं नहीं उत्पन्न होंगी। और पाठ्य योजना बनाना आपको खुद से आना चाहिए, क्योंकि भविष्य में कभी शिक्षक वगैरह आप बनोगे, इंटरव्यू बेस से जाओगे तो इससे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ तक कि बीएड का जो फाइनल ईयर का वाइवा होगा ना, उसमें जो वाइवा के दौरान भी इसी से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये पूरी रूपरेखा आपको समझ में आनी चाहिए। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से किसी को समस्याएं नहीं होगी। यदि समस्या का आप सामना करते हो तो निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में आप डालें, हम उसका निदान करने के लिए, उसका उपचार करने के लिए आपके सामने आएंगे। और एक सूचना तो मैंने आप सबों को दे ही दिया कि सीटीईटी की कक्षाएं मैं 10 मार्च से प्रारंभ करने जा रहा हूं। जिन्हें भी हमारी कक्षा से जुड़ना हो तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, या हमारा आप व्हाट्सएप नंबर ले लें 9473088904, दूसरा नंबर 9570758600। इन दोनों नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, या यूं कहिए कि आप व्हाट्सएप मैसेज भी छोड़ सकते हैं। और इसमें मैसेज छोड़ने के बाद आप ग्रुप से जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट हमसे दर्ज करा सकते हैं, अपना नाम बता देंगे, मैं आपको जोड़ दूंगा। 10 मार्च को कक्षा में प्रारंभ करूंगा, उससे पहले हमारी फीस आनी चाहिए। अब फीस भी अलग अलग कोर्स का अलग अलग है। जैसे आपको प्रत्येक विषय का यदि सीडीपी का बिंदु यानी शिक्षण वाला सिर्फ सभी विषय का आपको पढ़ना होगा तो आपको 2500 देंगे। फुल कोर्स पेपर 1 पेपर 2 दोनों पढ़ना होगा, आपको 8000 देने होंगे। किसी एक पेपर के लिए सिर्फ पढ़ना होगा, आपको 5000 देने होंगे। और ये सभी फीस ऑनलाइन पेमेंट करने होंगे। दूसरा माध्यम, 8000 की फीस वाली क्लास को आप यदि ज्वाइन करते हो, आजीवन जब तक कि आप सीटेट पास नहीं करते हमारी कक्षा में आप पढ़ते रहोगे। 2500 की फीस 2 महीने की कक्षा, 5000 की फीस मात्र 2 महीने की कक्षा। तो इस फीस डिटेल्स को आप समझो। 8000 प्रत्येक समय आप फ्री क्लास करोगे, कभी भी, जब तक कि आप पास ना कर जाओ, और घर बैठे करोगे। इस 8000 सबसे महंगी फीस हमारी 8000 है। इसको मैं कंपैरिजन करके दिखा देता हूं अन्य कोचिंग क्लास से। 8000 रुपए दोगे, आप घर बैठे पढ़ोगे। अन्य कोचिंग क्लास में जाओगे तो 1000 रुपए महीने आप दोगे हमेशा पढ़ने के लिए, 1000 रुपए के महीने या 800 के महीने। आने जाने का यदि आप खर्चा जोड़ लो, 6 घंटे का बर्बाद होने वाला समय यदि आप देख लो, तो 8000 से कई गुना ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। यदि आप चाहते हो कि घर बैठे रहें, आने जाने का खर्चा भी नहीं लगे, समय भी 6 घंटे की बजाय मात्र 2 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे का लगे, और कोर्स भी सही समय पर और बेहतर ढंग से कंप्लीट हो जाए, तो हमारी कक्षा ज्वाइन कर लें 8000 वाली। आप मेरी कक्षा में आओगे तो ऑनलाइन रहोगे, सीधे आप हमसे जुड़ोगे। लेकिन ऑफलाइन क्लास में जाओगे तो 300 बच्चे मौजूद होते हैं। आपकी बात को कौन सुनने के लिए बैठा है? शिक्षक जो पढ़ा रहे होंगे ना, वो भी आपकी बात नहीं सुनते होंगे, और ना ही आपकी नजर उनसे मिल पाती होगी। हमारी कक्षा में आप सीधे हमारे सामने होंगे। जो भी छात्र प्रश्न करेंगे ना, सीधे उनकी आवाज मेरे पास आ जाएगी, और मैं बोलूंगा तो मेरी आवाज सीधे आपके पास चली जाएगी। ऑफलाइन क्लास में ये कोई सुविधाएं नहीं है। और जैसे यूट्यूब पर मैं आपको दिखता हूं ना, ऐसे ही गूगल मीट पर मैं आपको दिखूंगा। आप सीधे हमसे प्रश्न कीजिएगा, उत्तर पाइएगा, और बेहतर क्लास में आपको दूंगा। और गारंटी, यदि मेरे क्लास में ध्यान से आप पढ़ लेंगे ना, तो सीटेट पास करने से कोई नहीं आपको रोकेगा। और पढ़ाई सब दिन के लिए, 8000 की कोर्स फीस में सब दिन के लिए, जब तक कि आप पास नहीं कर जाओ। वैसे ध्यान रखिए, जो बच्चे पास भी कर जाते हैं ना, मैं उन्हें भी अपने क्लास से बाहर नहीं करता। एक बार जो जुड़ गए ना, तो उनको मैं छोड़ देता हूं, पढ़ते रहो जितनी बार आपको पढ़ना है। लेकिन अमूमन जो हमारा पूरा सिस्टम है वो यही कहता है कि 8000 के बाद आप पास कर जाओगे तो मैं आपको छुट्टी दे दूंगा। 5000 किसी एक पेपर 1 या 2 के लिए, 8000 दोनों के लिए, और 2500 सिर्फ शिक्षण के लिए। बस विषय का शिक्षण में पढ़ाऊंगा। हाँ, एक चीज है, संस्कृत इंग्लिश में नहीं पढ़ाता हूँ।
क्योंकि वो हमारी भाषा नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा हिंदी का सेक्शन, और हिंदी शिक्षण को भाषा में तब्दील आपको करना होगा, क्योंकि कोई शिक्षक इस उम्र में आपको भाषा नहीं अलग से सिखाएगा, वो भाषा के शिक्षक के पास आपको जाना होगा। तो मैं शिक्षण पढ़ाऊंगा हिंदी में, उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करना और संस्कृत में समझना आपको आना चाहिए। कोई भी कोचिंग क्लास वाला यदि इंग्लिश का भी टीचिंग और संस्कृत पर टीचिंग आपको पढ़ाता है ना, तो आपको ठगता है सिर्फ, क्योंकि जो हिंदी में आपने पढ़ा है ना वही संस्कृत में भी है। बस आपको भाषा समझनी चाहिए। भाषा यदि समझ में आ गई ना तो एक ही शिक्षण काफी है। मेरे सेकंड क्लास के बच्चे सारे के सारे सिर्फ एक शिक्षण पढ़ते हैं, और पता कर लीजिए सारे के सारे बच्चे पास कर रहे हैं सिर्फ एक सेक्शन से, क्योंकि आधार मैंने दिखा दिया है कि यहीं से आप पास करोगे। तो जिन्हें भी हमारी सीटेट की कक्षा से जुड़नी हो, निश्चित तौर पर 10 मार्च से पहले जुड़ जाएं, और ऑनलाइन पेमेंट हमारे इस नंबर पर 9473088904 पर कर दें। 2500, 8000 या 5000 जो कोर्स फीस आपको सेलेक्ट करनी हो, और हमारी कक्षा से आप जुड़ जाएं। 10 मार्च से रेगुलरली क्लास होगा, जब तक कि आप पास ना कर जाओ तब तक हमारी कक्षाएं चलेगी। भले ही मैं पूर्णिया में रहूं या मैं बेगूसराय में रहूं, लेकिन ऑनलाइन कक्षा बाधित नहीं होगी। और हमारा लेसन प्लान वाला वीडियो बेहतर लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक कमेंट करें, हमारे इस वीडियो को शेयर करें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने वाले हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का सलाह अन्यों को दें, और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कर दें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।